हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बायोलॉजी का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी 99% चांस है कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि इस वीडियो में टोटल आपको 10 प्रश्न बताए जाएंगे। वो भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि हर एक प्रश्न इसमें से ऐसा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस बार भी चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देखिए, इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो आपके चैप्टर 6 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर 5 तक बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 से लेकर आगे के चैप्टर के क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारे 6 चैप्टर से, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकूं। अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं एक महा मैराथन क्लास लेकर आऊंगा 12th बायोलॉजी का, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। यानी कि मनुष्य में ऐसे कौन से रोग हैं जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। कुछ रोगों के आपको यहां पर नाम लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस आदि डीएनए वायरस द्वारा तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज आदि आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी कि चेचक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में हर्पीज कहते हैं, आर्थराइटिस, ये सब जो है डीएनए वायरस द्वारा। डीएनए वायरस का मतलब ऐसे वायरस जिनमें डीएनए पाया जाता हो। ठीक है, तो ये सब डीएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। और पोलियो, ठीक है, पोलियो को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलियो। डेंगू ज्वर को क्या कहते हैं हम, डेंगू फीवर। ठीक है, कर्णफेर को हम कहते हैं मम्प्स, और खसरा को हम लोग कहते हैं मीजल्स, रेबीज को इंग्लिश में कहते हैं हम रेबीज। ठीक है, ये सब जो रोग हैं ये सब आरएनए वायरस द्वारा होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये सब रोग वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनमें से जो चेचक, हर्पीज और आर्थराइटिस है ये डीएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं, और पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज ये सब आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये सब विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। अच्छा, दूसरा देखिए हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। यानी कि 2 ऐसे कौन कौन से विषाणु हैं जो मनुष्यों में जो है साधारण जुकाम उत्पन्न करते हैं, जो हम लोगों को जुकाम होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा है रहीनो वायरस। क्या है, रहीनो वायरस। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमारा है कोरोना वायरस। दूसरा क्या है, कोरोना वायरस। ठीक है, ये 2 ऐसे वायरस हैं जिनके द्वारा साधारण जुकाम उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणु कौन कौन से हैं। पहला है रहीनो वायरस, दूसरा है कोरोना वायरस। ये एक नया वायरस है, लेकिन आपके बुक में पहले से ही इस वायरस का जिक्र किया जा चुका है। ठीक है, तो ये दोनों वायरस हैं जिनके कारण साधारण जुकाम उत्पन्न होते हैं। ऐसे तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए है मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। यानी कि किस प्रकार की कोशिकाओं को हम मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। तो देखिए श्वेत रुधिराणु, ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि लिम्फोसाइट को हम मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। जो लिम्फोसाइट है ये आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है, यानी कि श्वेत रुधिराणु है। ठीक है, तो श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इसका आंसर भी समझ में आ चुका होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपको उसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है ये हमारे 7वें चैप्टर से है जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो बताइए इसमें से जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए जैसे सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो सिरका का उत्पादन हम करते हैं इनमें हम किन जीवाणुओं का यूज करते हैं। तो आप लोग लिखिए मेरे साथ, सिरका के उत्पादन में, सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है। तो सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है, तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिडाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए जो हमारा 5वां क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। देखिए वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, यानी कि वाहित मल क्या होता है। तो देखिए वाहित मल क्या होता है, प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ का जल का मुख्य घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं, ठीक है। देखिए सीवेज या वाहित मल क्या है, जैसे जो मनुष्य के मलमूत्र हैं, ठीक है, उन्हीं को मेनली हम वाहित मल या सीवेज कहते हैं। तो प्रतिदिन नगर या शहरों में, यानी कि जो सिटी हैं, ठीक है, इन सब में व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, यानी कि व्यर्थ जल बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है, यानी कि जो ये व्यर्थ जल होता है इसमें मेन रूप से मनुष्य का मलमूत्र होता है। और नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो मलमूत्र होता है मनुष्यों का उसी को हम मेनली वाहित मल कहते हैं। अब देखिए इससे हमें कौन कौन सी हानियां हैं। देखिए वाहित मल सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। देखिए बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि लाभदायक होते हैं, और बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो वाहित मल में जो रोग जनकीय सूक्ष्म जीव होते हैं वो पाए जाते हैं। रोग जनकीय का मतलब जो रोग उत्पन्न कर सके। तो देखिए वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं, यानी कि उन सूक्ष्म जीवों के कारण मनुष्य में रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए हानिकारक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा हानि है वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करते हैं, यानी कि जो वातावरण है इसको वाहित मल प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती है और इसमें कार्बनिक जो पदार्थ है उनका विघटन नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए हानिप्रद भी है। तो वाहित मल क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ लिखिए। देखिए बायोगैस में कौन कौन से गैस होते हैं ये आपको बताना है तथा इससे मनुष्य को कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। देखिए बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है, यानी कि बायोगैस जो है एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मेथेन होता है, जो हमारा CH4 है, ठीक है, मेथेन ये मुख्यतः उसमें पाया जाता है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के सक्रियता द्वारा बायोगैस उत्पन्न होता है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बड़ी मात्रा में मेथेन भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो मेथेन हमारा CH4 है इसको जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य घटक मेथेन है, ठीक है, यानी कि मेनली मेथेन होता है। ये सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं तब ये उत्पन्न होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर, जैसे देखिए पेड़ पौधे पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, सेलुलोजीय जो पदार्थ हैं उस पर अवायवीय रूप से उग जाते हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बड़ी मात्रा में मेथेन भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोगैस क्या है, इसके घटक कौन से हैं, तो मेथेन इसका मेन घटक है, ठीक है।
अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ जिनसे साइक्लोस्पोरिन ये यानी कि प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टैनिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। यानी कि उन सूक्ष्म जीवों का आपको नाम बताना है जिनसे साइक्लोस्पोरिन ये क्या है, ये एक प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि है, ठीक है। तथा स्टैनिन क्या है, रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जो है ये उसको कंट्रोल करता है, को प्राप्त किया जाता है। तो वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर साइक्लोस्पोरिन ए जो है, चलिए लिखिए साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। यानी कि जो साइक्लोस्पोरिन ए है जो कि एक प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि है, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। क्योंकि कवक एक सूक्ष्म जीव है तो इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। तो ये पहला सूक्ष्म जीव हुआ। दूसरा हमारा है, देखिए दूसरा है स्टैनिन, ठीक है। स्टैनिन का उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है, परप्यूरियस से किया जाता है। मोनास्कस परप्यूरियस से किया जाता है। तो जो स्टैनिन है इसका उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियस से किया जाता है, ठीक है। तो उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टैनिन को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है और स्टैनिन का उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियस से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनसे हम इन दोनों को प्राप्त करते हैं, उत्पादन इनका करते हैं। समझ में आ गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। यानी कि आपको किन्हीं दो कवक प्रजातियों का नाम लिखना है और उनसे उत्पादित प्रतिजैविक जो हमारे हैं एंटीबायोटिक, उनका नाम लिखना है। तो देखिए पहला हमारा एक बहुत ही फेमस प्रतिजैविक है एंटीबायोटिक, वो है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन ये एक प्रतिजैविक है और इसका उत्पादन किससे करते हैं, किस कवक से करते हैं। तो देखिए इसका उत्पादन हम करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। इस कवक से हम पेनिसिलिन प्रतिजैविक का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए हमारा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है यानी कि प्रतिजैविक है। इसका उत्पादन हम करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिम ग्रिसियस नामक कवक से, ठीक है। ग्रिसियस नामक कवक से हम इसका उत्पादन करते हैं। तो देखिए क्या था क्वेश्चन आपका, किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो देखिए पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। इसका उत्पादन हम पेनिसिलियम नोटेटम कवक से करते हैं। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है, इसका उत्पादन हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस नामक कवक से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया दो कवक और उनसे उत्पादित प्रतिजैविक। अच्छा 9वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिद मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। यानी कि प्राथमिक वाहिद मल उपचार और द्वितीयक वाहिद मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो दो लाइन आपको लिखना है। प्राथमिक उपचार के दौरान जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी, ठीक है, बायो ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, उच्च रहती है, जबकि द्वितीयक उपचार के दौरान यह अपेक्षाकृत रूप से निम्न रहती है। यानी कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिद मल उपचार के बीच जो मुख्य अंतर है वो ये है
कि प्राथमिक उपचार के दौरान जैव ऑक्सीजन मांग, जिसे हम बीओडी शॉर्ट में कहते हैं, ये उच्च रहती है, ठीक है, जबकि द्वितीयक उपचार के दौरान यह अपेक्षाकृत रूप से निम्न रहती है, यानी कि कम रहती है। बस यही मेन इसका अंतर है, ठीक है। समझ में आ गया 9वां क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, 8वें चैप्टर का, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। क्वेश्चन क्या है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। यानी कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में कौन कौन से ऐसे दो एंजाइम हैं जो उपयोगी हैं, आपको उन एंजाइम को बताना है और उसका कार्य लिखना है। तो देखिए पहला है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है, यानी कि ये डीएनए को खंडों में काटने का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है जब इसको काटा गया तो इसको जोड़ा कैसे जाएगा, तो देखिए दूसरा है डीएनए लाइगेज। यह एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। यानी कि पहला जो एंजाइम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटता है, और जो डीएनए लाइगेज है यह एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने आपको 12th बायोलॉजी के टोटल 10 क्वेश्चंस बताए। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पता थे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, कमेंट करके बताएं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।